तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस सेकंड वीडियो में। और जैसा कि मैंने बोला था, आई डोंट नो कि कब लास्ट ऐसा हुआ था कि एक दिन में 2 वीडियो आई हैं, क्योंकि भाई अब तो दिन में वीडियो ही नहीं आती है बहुत बार। लेकिन आई एम हैप्पी कि ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए कर पा रहा हूँ। और ब्रेकिंग न्यूज़ है, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहें। सुबह की वीडियो अगर आपने चेकआउट नहीं करी है, जहाँ स्मैकडाउन और डायनामाइट इस हफ्ते दोनों के जो शोज हैं उसको हमने रिव्यू करा, बात करी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट स्टोरी से गाइज। और पेज ने आके बात सीधी सीधी ट्विटर पे लिख दिया कि मेरा 7 जुलाई को आखिरी दिन होगा WWE में। और यहाँ पे उन्होंने कोई भाई WWE को बैंटर नहीं करा, उनके बारे में कुछ उल्टा नहीं बोला, सिंपली ये बोला कि मैं थैंक करती हूँ WWE को कि मेरी इंजरी के बाद भी इतने टाइम तक उन्होंने मुझे कंपनी के साथ रखा। वो कहते हैं कि मुझे इस नाम को जरूर ड्रॉप करना पड़ेगा पेज, लेकिन सराया भी इतना बुरा नाम नहीं है, क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे वो नाम दिया था। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं रिंग में कभी वापस नहीं आऊंगी, लेकिन डेफिनेटली वो रिटर्न कब होगा, कहाँ होगा, वो मुझे अभी नहीं पता। तो पेज का करियर फाइनली WWE में गाइस खत्म हो गया है। मे बी WWE को ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि हम इनका कोई यूज कर सकते हैं, तो उन्होंने पेज को नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं करा है। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, इज ऑल एलीट रेसलिंग इंटरेस्टेड इन पेज और नॉट, क्या वो एक्चुअली में रेसल कर भी सकती हैं या फिर नहीं। लेकिन डेफिनेटली उनकी जो एंडिंग थी WWE के अंदर, वो ना तो ऐसी थी जो फैंस चाहते थे, ना ही जो पेज खुद भी चाहती थी। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं, जो कि रिगार्डिंग MJF, जिनका नाम भी नहीं लिया गया भाई पूरे ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट के शो पे। कहीं उनको मेंशन नहीं करा जा रहा है, शॉप से उठा दिया है, और भाई वेबसाइट पे भी उनका कहीं नाम नहीं है। लेकिन आखिर सिचुएशन चल क्या रही है, आई थिंक कि हमने इस पे पूरा पॉडकास्ट भी करा था, आप वो सुन चुके हैं। और सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद अब तक हम ये तो जान ही गए हैं कि ये जो पूरी चीज़ है एक स्टोरी लाइन है। और माना जा रहा है गाइस लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि ये जो स्टोरी लाइन है काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में बैठ के डिसाइड करी गई है, सोची गई है कि आखिर करना क्या है। और AEW फाइनेंशियल लॉस ले रही है फिलहाल, MJF की मर्च ना बेच के बहुत सारी चीज़ें वो नहीं कर रहे जिससे पैसा बन सकता है। लेकिन माना जा रहा है कि जो लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड उनको मिलेगा इस चीज़ का, वो ऐसा होगा जो कि शायद रेसलिंग में हिस्टोरिकली लोग जिसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अभी किसी को आइडिया नहीं है कि क्या MJF ने एक नई डील साइन करी है या फिर नहीं करी है। और अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ जनवरी 1 2024 अभी भी उनकी आखिरी डेट रहेगी कॉन्ट्रैक्ट में। और ये बात डेव मेल्जर ने बताई कि जो भी टोनी खान और MJF की मीटिंग के अंदर हुआ वो रिवील नहीं करा जाएगा कि एक्चुअली में उन्होंने क्या बात करी है। दूसरी बात गाइस ये भी मानी जा रही है कि डबल और नथिंग से पहले रूमर आया था कि MJF ने फ्लाइट बुक करी है, वो लास वेगास छोड़ के जाएंगे, वो अपना मैच नहीं लड़ने वाले। ये सारी चीजें जो हैं शायद इस पूरी एक स्टोरी लाइन का पार्ट था। AEW को ये बात पता थी, जानबूझ के वो स्टोरी लीक करी गई ताकि लोग इसके अंदर इंटरेस्ट लें। तो माना जा रहा है कि भाई बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छे स्केल पे प्लान करी गई है, एंड आई होप कि ये लीक ना हो और इसको जितना सीक्रेट रखा जा रहा है भाई उतना ही सीक्रेट रखा जाए। कुछ लोग कह रहे हैं MJF अपनी नई फैक्शन बनाएंगे, आके AEW को इन्वेड कर देंगे, कुछ उस टाइप का देखने को मिल सकता है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा गाइस। लेकिन MJF की ये जो स्टोरी लाइन है, आई डोंट नो किस डायरेक्शन में जाएगी, क्या ये रियल है या फिर नहीं है, लेकिन कभी भी वो वापस आ सकते हैं और एक बड़ी मोमेंट के लिए AEW वेट करेगी। और अगर अभी तक उन्होंने इस चीज़ को ऐसे प्लान करा है, तो आई नो कि जो भी उनका बड़ा आइडिया है, जो मेन ट्विस्ट है कहानी का, वो अनबिलीवेबल होने वाला है। तो गाइज वी हैव टू बी स्टे ट्यून्ड। अगली चीज़ है कोडी रोड्स के बारे में, जिनकी फाइनली जो है वो इंजरी से सर्जरी हुई और वो सक्सेसफुल रही। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू कोडी रोड्स। लेकिन WWE की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग ही विल बी आउट फॉर 9 मंथ्स। अब ये स्टोरी लाइन अपडेट है कोडी रोड्स की कि वो 9 मंथ्स तक बाहर रहेंगे, WWE ने ऐसा अनाउंस करा है। और ये भी रूमर्स अब पता लग गए हैं कि आखिर क्यों WWE ने हेल इन अ सेल में कोडी को लड़ने के लिए परमिशन दी। तो हेल इन अ सेल का पेपर व्यू संडे को था और माना जा रहा है कि कोडी रोड्स को ये इंजरी फ्राइडे को हुई, लेकिन उनकी पेक्टोरल मसल पूरे तरीके से जो है वो बोन से उठ के बाहर चली गई थी। और WWE को लग रहा था कि इससे ज़्यादा डैमेज जो ऑलरेडी हो चुका है वो कोडी को नहीं हो सकता अगर वो मैच लड़ भी ले। तो सिर्फ उसी वजह से उन्होंने कोडी को परमिशन दी कि भाई तुम लड़ सकते हो, लेकिन जिद डेफिनेटली कोडी रोड्स की थी। WWE ने उनको गाइस फोर्स नहीं करा है। लेकिन अगर दूसरी चीज की हम बात करें, तो जैसे कोडी को ये इंजरी हुई, शायद WWE उनके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म कर रही थी और रिपोर्ट्स बताती हैं कि सारा कुछ उनकी इंजरी का फिल्म करा गया है फॉर हिज डॉक्यूमेंट्री, जो फ्यूचर में हमको देखने को मिलेगी। और ये बात भी क्लियरली बता दी गई है कि इस इंजरी की वजह से मंडे नाइट रॉ के पूरे शो के जो क्रिएटिव प्लान्स हैं
उनमें बड़े चेंजेस होंगे। तो जो WWE ने सोच रखा था रिगार्डिंग कोडी रोड्स में भी उनका मैच रोमन रेंस के साथ होना था या जो भी है, वो सारी चीजें चेंज होंगी और धीरे धीरे पता लगेगा कि क्या सिचुएशन बन रही है गाइस। तो ये जो 9 मंथ्स वाली चीज है, इस पे आप बिल्कुल एक नोट बना के कहीं रख लो, क्योंकि आई डोंट थिंक कि कोडी रोड्स 9 महीने तक बाहर रहेंगे। इसलिए स्टोरी लाइन में बताया जा रहा है ताकि जब वो जल्दी वापस आ जाएं तो वो एक शॉक हो सके। अगर वो अभी से बोल देंगे कि 6 महीने बाद कोडी आएगा तो सारे बोलेंगे भाई ये तो रॉयल रंबल जीतने वाला है, लेकिन रेसलमेनिया तक का WWE ने टाइम दे दिया है। मे भी इसका मतलब ये है कि सारे लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे एंड देन कोडी कैन कम बैक जस्ट लाइक जॉन सीना इन 2008। तो इंटरेस्टिंग रहेगा गाइस देखना, इस पे जो भी अपडेट्स है मैं आपको दूंगा। नेक्स्ट चीज की हम बात करते हैं तो AEW डायनामाइट में हैंगमैन पेज और एडम कोल दोनों ने ओकाडा को चैलेंज करा है, या फिर वो IWGP चैंपियनशिप जो है वो एक्चुअली उसके लिए चैलेंज करना चाहते हैं। तो रिपोर्ट से कहती हैं कि AEW ने एक ट्रिपल थ्रेट मैच प्लान करा है, यानी कि ओकाडा और जे वाइट का जो भी विनर है वो लड़ेगा एडम कोल से एंड हैंगमैन पेज से। अपने आप में एक बहुत ज्यादा बड़ा मैच है, कमाल का रेसलिंग मैच है। 5 स्टार क्या 6 स्टार 7 8 स्टार्स हो सकता है। एंड आई थिंक कि गाइज AEW बिल्कुल मस्ट ट्रैक पे जा रही है अगर फॉरबिडन डोर की हम बात करें। दूसरी तरफ एडम कोल पे एक अपडेट है कि उनको काफी सारी इंजरीज हैं छोटी छोटी, जिससे वो रिकवर कर रहे हैं। तो फॉरबिडन डोर से पहले AEW ज्यादा रेसल नहीं करवाएगी कोल को ताकि वो रिकवर कर पाए एंड ही कैन बी 100% फॉर फॉरबिडन डोर। और अगर हम 5 रेटिंग की बात कर रहे हैं, 6 की बात कर रहे हैं, तो ये फैक्ट मेरे को लाना ही पड़ेगा कि सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का मैच डेव मेल्जर ने भाई 5 स्टार रेट करा है, जो कि एक रेयर साइट है अगर WWE की हम बात करें। तो आई थिंक वो एक क्लासिक था, लेकिन 5 स्टार इस वजह से क्योंकि उसके साथ वो जो मूवमेंट जुड़ी हुई है, जो चीज़ कोडी ने करके दिखाई है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इस हिस्टोरिकल मोमेंट डेफिनेटली वो 5 स्टार डिजर्व करता है और डेव मेल्जर ने वो चीज़ एक्चुअली मान ली, वो भाई एक बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट चीज रोमन रेंस की हम बात करते हैं और अब उनका जो मैच है भाई वो होने वाला है नेक्स्ट वीक रिडल के साथ। रोमन ने इस पर रिएक्ट करा ट्विटर पे जाकर और वो लिखते हैं कि भाई मुझे अब अपना आइलैंड छोड़ के अपनी प्राइवेट यॉट पे आना पड़ेगा, फिर प्राइवेट जेट लेना पड़ेगा। किस चीज के लिए? सिर्फ ताकि मैं इस इडियट को आगे स्मैकडाउन पे हरा सकूं। और रोमन रेंस ऐसा लग रहा है छुट्टियां मना रहे थे, लेकिन उनको अब स्मैकडाउन पे आना पड़ेगा, जो कि ऑफिशियल है। नेक्स्ट वीक के लिए ही हैज टू फेस रिडल फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। आई थिंक कि मैच ऑब्वियसली हम जानते हैं कैसा रहने वाला है, रोमन रेंस जीतने वाले हैं। लेकिन गाइज ओरिजिनली ये मैच शेड्यूल था फॉर मनी इन द बैंक। उसके बाद जब WWE ने बड़े स्टेडियम से छोटी एरिना पे शिफ्ट करा तो प्लान्स चेंज कर दिए गए और उन्होंने सोचा भाई हमारी टिकट्स तो वैसे भी बिकी जाएंगी, तो क्यों ना रेटिंग्स के लिए स्मैकडाउन पे इस मैच को हम करें। लेकिन अगर बाद के प्लान्स की हम बात करें तो अभी भी जो अगला बड़ा शो होगा मनी इन द बैंक के बाद, यानी कि समर स्लैम, उसके लिए रोमन रेंस शेड्यूल्ड है एंड ही इज शेड्यूल्ड टू फेस रैंडी ऑर्टन फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। में भी तब तक रैंडी और रोमन दोनों थोड़े टाइम के लिए ऑफ टीवी रहेंगे, लेकिन वो मैच अभी भी रूमर करा जा रहा है। और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर के साथ उनका जो मैच होगा एट क्लैश एट द कैसल, वो गाइज हम जानते हैं कि काइंड ऑफ कंफर्म्ड ही है इस पॉइंट पे। तो स्मैकडाउन जुलाई 22 एक शो है जिसके लिए रोमन रेंस बुक्ड है आफ्टर द नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन। ऑलमोस्ट वो 20-25 दिन का वहां पे गैप है। और उसके बाद जुलाई 25 की मंडे नाइट रॉ के लिए वो शेड्यूल्ड है, जो कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन से होने वाली है। क्लियरली हम जानते हैं वहां तो रोमन आएंगे, वो WWE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रॉ रहेगी, सारे बड़े स्टार्स वहां पे हो सकते हैं। मे बी ये वही शो होगा जहां में ब्रॉक लेसनर भी अपीयर होंगे गाइस, तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। नेक्स्ट स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ब्रे वायत के बारे में, क्योंकि अब रिपोर्ट्स आने लगी थी कि भाई ब्रे वायत शायद वापस आएंगे। वैसा हुआ नहीं, हमने उस पॉडकास्ट में डिस्कस करा था ब्रे वायत के बारे में काफी डिटेल में। अगर आपने चेकआउट नहीं करा है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं जाके, जल्दी नया एपिसोड भी आएगा। लेकिन माना जा रहा है कि ब्रे वायत को WWE पसंद इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था जिस भी फील्ड में ब्रे वायत है वो अपने अपोनेंट के करियर को खत्म कर रहा है। उनके हिसाब से सेथ रॉलिंस का करियर बेकार हो रहा था ब्रे वायत के साथ जुड़ के इस फील्ड में। लेकिन फिर मैं ये सोच रहा हूं कि अगर ये ब्रे वायत का आइडिया था भी, विंस मैकमैन हर एक चीज को अप्रूव कर रहे थे और उस चीज को करने के बाद ब्रे वायत को कैसे ब्लेम कर सकते हैं। अब आई डोंट नो कि ये चीज सही है या फिर ये गलत है, ये सच है या फिर झूठ है, लेकिन ये रिपोर्ट्स बताती हैं और मुझे सुन के बहुत वियर्ड लगा। दूसरी चीज ये बताई गई कि ब्रे वायत से WWE खुश भी थी क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट मर्चेंडाइज सेलर्स थे, कंपनी के लिए पैसा बना रहे थे। लेकिन इतना भी नहीं कि वो WWE के 3rd हाईएस्ट पेड रेसलर थे। जी हाँ गाइस, रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बाद ब्रे वायत वाज द हाईएस्ट पेड सुपरस्टार। $3 मिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको पर ईयर मिला था और मे बी WWE ने सोचा भाई हमको ये पड़ता नहीं खा रहा है, वी आर पेइंग हिम टू मच, और उसके हिसाब से वो रिटर्न हमको नहीं दे पा रहे हैं। तो अब वो वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं वो अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है,
लेकिन इस वजह से ब्रे वायत को WWE हेट कर रही थी कि वो अपने अपोनेंट्स को अच्छा नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो गाइस इसके पीछे क्या रीजनिंग है। CM पंक की भी सर्जरी गाइस ऑफिशियली हो चुकी है। नेक्स्ट न्यूज है कि वो सक्सेसफुल हैं उस सर्जरी के अंदर। माना जा रहा है वन ऑफ द वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स ने उनकी सर्जरी करी है, लेकिन अभी रिटर्न के बारे में कोई आइडिया नहीं है। डेव मेल्जर कह रहे हैं साल के एंड होने से पहले CM पंक हमको वापस देखने को मिल सकते हैं। लेट्स होप हिज रोड टू रिकवरी इज क्विक और वो हमको वापस देखने को मिले, क्योंकि वो जो रन होने वाली थी समर ऑफ पंक की वो शायद विंटर ऑफ पंक में कन्वर्ट हो जाए, बट फिर भी गाइस हमको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट चीज जो कि एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज है, क्योंकि रॉ में जो हुआ जजमेंट डे के साथ वो तो शॉकिंग था ही, लेकिन उसके बाद एक शॉकिंग रिपोर्ट आई कि एज चाहते थे इसको आगे लेके जाना। ब्रूस प्रिचर्ड ने आइडिया दिया कि भाई हम एक सुपर नेचुरल पावर लेके आना चाहते हैं जजमेंट डे ग्रुप के अंदर, और एज ने मना कर दिया और इसकी वजह से WWE ने डिसाइड करा ठीक है भाई एज तुम हमारी बात नहीं मान रहे, तुम बाहर हो इस टेबल से। लेकिन अब ये रिपोर्ट आती है कि ये जानबूझ के चीजें करी जा रही हैं। जी हाँ गाइस, WWE इस पूरी स्टोरी लाइन के अराउंड जानबूझ के लीक्स कर रही है ताकि लोग इसके अंदर इंटरेस्ट लें, काइंड ऑफ जैसे कि AEW कर रही है MJF की सिचुएशन के साथ। अब वो किसी चीज को मेंशन नहीं कर रहे हैं अब, लेकिन ये जो जजमेंट डे के लीक्स हैं इसको ज्यादा हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि माना जा रहा है एज भी बिल्कुल साथ में है WWE के, और ये सारा जो प्लान करा जा रहा है सिर्फ इसलिए ताकि नॉइज बढ़े, जजमेंट डे को फायदा हो। एंड आई थिंक इस पॉइंट पे इतना अच्छा रिलेशनशिप है एज का विद WWE विंस मैकमैन कि इतनी बात पे भाई वो ऐसे एज को पनिश नहीं करने वाले हैं ऑन टीवी। वो कोई नया सुपरस्टार अप एंड कमिंग स्टार नहीं है भाई, वो एज है। एंड आई थिंक WWE यहाँ पे सबके साथ माइंड गेम्स प्ले कर रही है, एंड आई होप कि ये सच है, क्योंकि भाई मजा आएगा देखने में आगे क्या होता है। सो वी हैव टू स्टे ट्यून फॉर दिस एज वेल। नेक्स्ट और हमारी सेकंड लास्ट स्टोरी रहेगी सैमी ज़ेन के बारे में, और ये भी शॉकिंग है क्योंकि सैमी ज़ेन गाइस अलग अलग तरीके से अपने आप को रोमन के साथ रिलेट करना चाह रहे हैं। क्यों, आखिर उसका रीजन क्या है? सैमी को अभी तक क्या ऐसा फायदा हुआ है कि वो रोमन रेंस के साथ जुड़े? एक रिपोर्ट ये कहती है कि क्या सैमी ज़ेन मनी इन द बैंक जीतने वाले इस साल, क्योंकि भाई उनका इकलौता रूट है टू चैलेंज रोमन रेंस फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और साथ के साथ ये एक अच्छा आइडिया होगा WWE के पास टू गिव सैमी ज़ेन अ न्यू कैरेक्टर, क्योंकि काफी टाइम से वो वही सेम चीज कर रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ स्टोरी लाइन में आते हैं, फिर हार जाते हैं, उनकी पिटाई होती है, लोग हंसते हैं। क्या ये सैमी ज़ेन को एक सीरियसली एक चेंज दिया जा रहा है, एक सीरियस कैरेक्टर बनाया जा रहा है? उसके पीछे रीजन रह सकता है एक बहुत बड़ी स्पेक्यूलेशन है इस पॉइंट पे कि सैमी मनी इन द बैंक जीतेंगे, लेकिन मे बी गाइस अगर वो कर पाते हैं तो रोमन रेंस तक पहुंचने का उनके पास एक टिकट है, और रोमन रेंस शायद इस चीज को गेस नहीं कर पाएंगे कि आखिर सैमी ज़ेन का ये पूरे समय प्लान था। तो इंटरेस्टिंग है देखना कि आपके हिसाब से हो सकता है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और आज की फाइनल स्टोरी गाइस स्टेफनी मैकमैन के बारे में, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी क्योंकि रिसेंटली स्टेफनी ने अपनी एब्सेंस ली, WWE से वो चली गई, रिपोर्ट्स आ रही थी कि वो अपनी फैमिली के साथ जा रही हैं। उसके बाद आया कि WWE स्टेफनी को पसंद नहीं कर रहे, उनका काम अच्छा नहीं था, इस वजह से उनको निकाल दिया गया। तो बिजनेस इनसाइडर जो कि एक वन ऑफ द टॉप आर्टिकल लिखने वाली कंपनी है, पैसे देने पड़ते हैं उनका आर्टिकल पढ़ के, उन्होंने एक आर्टिकल डाला कि भाई $100 मिलियन की स्पॉन्सरशिप्स WWE को चाहिए, और स्टेफनी के रहते उतनी जल्दी रिलेशंस नहीं बढ़ रहे थे, और WWE को वो चीज़ अचीव करनी है, इसलिए स्टेफनी को निकाल दिया गया। तो ये कॉन्ट्राडिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं। कोई कह रहा है भाई स्टेफनी को विंस ने जानबूझ के निकाला है क्योंकि उनका काम अच्छा नहीं था, कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टेफनी का खुद का डिसीजन था कि वो भाई स्टेप डाउन करेंगी इस पोजीशन से क्योंकि वो अभी फैमिली को टाइम देना चाहती हैं। तो आई डोंट नो क्या होने वाला है गाइस, लेकिन रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि शायद उस लेवल पे आज के बाद स्टेफनी कभी काम नहीं करेंगी फॉर WWE। पहले ट्रिपल एच के साथ एक बार जबकि वो वापस आए, हम जानते हैं कि कितना ज्यादा रोल उनका कम हो चुका है, और मेजर जो कंपनी के डिसीजंस है आगे ग्रोथ के लिए उसमें कुछ खास अब ट्रिपल एच का इनपुट है नहीं। लेकिन क्या ये सेम चीज स्टेफनी मैकमैन के साथ होगी? क्या विंस एक्चुअली में ये चीज करेंगे? क्योंकि स्टेफनी इज द फेस ऑफ द विमेन्स रेवोल्यूशन इन WWE। कभी भी कुछ होता है तो स्टेफनी को सबसे आगे रखा जाता है, वो बोलने आती हैं, WWE के लिए एक बड़ी एम्बेसडर हैं जब भी विमेन्स राइट्स की या फिर विमेन से रिलेटेड कोई बात होती है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना गाइज, और इसका एक्चुअल सच क्या है वो तो अभी तक हमको नहीं पता है, लेकिन स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी तो मुझे लगा कवर करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने 2 वीडियोस देखी, भाई आपको मजा आया होगा, आई डेफिनेटली नो, क्योंकि अच्छा कंटेंट था, आई नो अच्छी स्टोरीज थी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करेगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।